ये 1947 से लेके जो जो दौर आया था, इस्लामो लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी की जो दौर था, वो दौर हमारी सोचने की बैकबोन को, रीढ़ को तोड़ दिया। ये डिफिनेशन ना आप बनाए, ना मैं बनाया, ना नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बनाया। जो पावर सेंटर है वो है मॉस्को। एक एक ट्रेन में पूरे सिनेमा का सामान डाल देते थे, कैमरा, लेबोरेटरी। हमारी देश की विडंबना ये है कि हमने इस मीडियम, सिनेमा एज अ मीडियम को, उसका ताकत को नहीं समझा, और उसको ये लगता था कि वो तो एक एंटरटेनमेंट है, पेड़ के नीचे हीरो हीरोइन डांस करेंगे, गाना गाएगा, एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। अब सोचिए, ये सुन के तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये कितनी बड़ी इंसल्ट है एक आम आदमी के लिए कि तुम्हारी औकात नहीं है सपना देखने का। जैसे जिस दौर की सिनेमा मैं मानता हूं, मेरा केरला स्टोरी, लोग इतनी भर भर के लोग आंसू से अपने सेलिब्रेशन किए। एक सच्चाई को उन लोगों ने देखा है थ्रू देयर टीयर्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघाली और आप देख रहे हैं सीमा संघोष पॉडकास्ट, जहां बात होती है देश निर्माण और सीमा सुरक्षा की। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल विजनरी गेस्ट who brings stories to life on the silver screen. Let's welcome a brilliant filmmaker, Sudipta Sen ji, नमस्कार। whose cinematic imagination inspires audiences worldwide. Welcome to the show, sir. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you for accepting our invite, sir. Sir, you have given some wonderful movies like The Kerala Story, Lucknow Times, The Last Monk and Bastar. सर, जिन फिल्मों को आपने बनाया है वे बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिनेमा की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जन चेतना बढ़ाने में क्या भूमिका हो सकती है? मैं आपको ये डायरेक्ट जवाब देने से पहले मुझे ये आपको एक दौर कर रहा था, सो दैट आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सिनेमा की परिभाषा क्या है, सिनेमा है क्या एज अ मीडियम। 1917 में जब रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, जी। उस समय पे रशिया बहुत बड़ा देश है, जो पावर सेंटर है वो है मॉस्को। सो मॉस्को में सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ गए थे और पॉलिटिकल चेंजेस हो चुका था, लेकिन जो लाखों में जो रशिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, तो जो दूर दूर देशों में, जो व्लादिवोस्टॉक, साइबेरिया एरिया में जो किसान थे, उनकी तभी भी, मतलब क्रांति आ जाने के बाद भी वो लोग कोई फ्यूडल सिस्टम की उनकी सोच में आ गया था, सोच रह रहा था। तो ये जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पावर था, उनको समझ में आ गया था कि देश में बदलाव सही मायने में आएगा जब इन लोगों की मानसिकता चेंज होगा। तो लेनिन थे उस समय पे जो रशिया का प्रीमियर, वो एक प्लान किए। उन्होंने पहले 2 साल में पूरे रशिया में ट्रेन लाइन बिछाया, और एक एक ट्रेन, उस समय पे रशिया में बड़े महान फिल्म मेकर हुआ करते थे, आइजनस्टाइन, पुदोवकिन। एक एक ट्रेन में पूरे सिनेमा का सामान डाल देते थे, कैमरा, लेबोरेटरी, और एक एक फिल्म मेकर को वो ट्रेन देते थे, बोलते आप जाइए। वो लोग जाते थे गांव गांव में, वहां की गांव के लोगों को लाइफ के ऊपर फिल्म शूट करते थे। उसी ट्रेन में उसको प्रोसेस करके नेक्स्ट डे वो फिल्म उन लोगों को दिखाते थे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी एक्सप्लॉइटेटिव है, कितनी खराब जिंदगी जी रहे हो आप, तुम्हारी हक है, और तुम्हारी जो हक है वो देने के लिए तुम्हारी सरकार आ चुके हैं। और इसलिए 75 साल तक ये लोग रशिया में राज करते रहे। ये जो मानसिकता की लेवल पे द चेंजेस इन द माइंडसेट, that changes is the most important change rather than the political change or a socio-political changes. So matter of factly, सिनेमा का जो मेन मकसद है, जो the most important, the significant aspect of cinema is piercing through the mind of the people. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी दिमाग को मैनिपुलेट करना, बट डेफिनेटली इट इज रीशेपिंग करना, इन्फ्लुएंस करना, रीशेपिंग करना। एंड दैट इज द रीजन
सिनेमा के इतनी पावरफुल रोल है। मैं आपको ऐसे जो रशिया की कहानी बताया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। सिनेमा का प्रधान रोल, सबसे जो साइकोलॉजिकल ह्यूमन स्टडीज होती है, उसमें बोला जाता है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो उसकी रिटेंशन 15 to 20% होते हैं, मतलब आप उतना याद रखेंगे, बाकी भूल जाएंगे। आप अगर कुछ पढ़ेंगे ना तो उसकी रिटेंशन होता है 28 to 35%, बाकी आप भूल जाते हैं। अगर आप कुछ देखते हैं तो उसकी रिटेंशन 40 to 45% होते हैं, बाकी आप भूल जाते हैं। लेकिन जो सिनेमा होता है, जो ऑडियो एंड विजुअल एक साथ आपके सामने Combination. दिखाया जाता है, उसकी रिटेंशन 75 to 80%। तो आप समझ सकते हैं कि सिनेमा का कितना बड़ा पावर है एक इंसान की दिमाग को कंट्रोल करके सही सोच को इनकलकेट करने के लिए, और सर गलत को भी, for that गलत को matter. भी उसको। दैट इज, ये यही हमारी देश की विडंबना ही है कि ये जो एक 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 पावर है, इस पावर को, इस देश को तोड़ने वाले, देश को ना समझने वाले लोगों ने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किए। आप सोचिए 1947 में देश को तो आजादी मिली, जी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पहले से, दैट इज 37-38 से इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग था। आज वो कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करता नहीं है इस देश में। कुछ चंद केरला में और बंगाल में 5-10% ऐसे करके रह गया, लेकिन उसके कारण हर जगह पे कम्युनिस्ट माइंडसेट काम करता है, और जिसको अर्बन माइंड ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस और अर्बन माइंड ऑफ कम्युनिस्ट, जिसको कुछ टर्मिनोलॉजी में अर्बन नक्सल भी बोला गया है, जी, सब के सब एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट से आते हैं। तो हमारी देश की विडंबना ही है कि हमने इस मीडियम की, सिनेमा एज अ मीडियम को, उसका ताकत को नहीं समझे, और उसको ये लगता था कि वो तो एक एंटरटेनमेंट है, पेड़ के नीचे हीरो हीरोइन डांस करेंगे, गाना गाएगा, एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। ये राज कपूर ने एक शब्द बोला था कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं और हम वो सपना बेचते हैं। आप सोचिए, ये सुन के तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये कितनी बड़ी इंसल्ट है एक आम आदमी के लिए कि तुम्हारी औकात नहीं है सपना देखने का। हमें कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप करते एक हैं। कॉलोनियलिस्ट फोर्स को, जो उनकी, जो आपको कंट्रोल करने के लिए, ये अमेरिकन कॉलोनियलिज्म, जी, आपको कंट्रोल करने के लिए हॉलीवुड बनाया। हॉलीवुड की स्टूडियोज का काम एक ही था कि अमेरिका का बिजनेस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में चलाने के लिए। अमेरिका ऐसे में टूथपेस्ट टूथब्रश भी नहीं बनाता है, लेकिन जो बंदूकें बनाता है, उसकी जो ड्रग बनता है, ये सब तीसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बेचने के लिए हॉलीवुड को प्रोजेक्ट किया गया था कि एक हीरो होगा जो गोरे चमड़े होगा। आपने हॉलीवुड फिल्म में कभी भी एक ब्लैक को हीरो होते नहीं देखेंगे, हमेशा एक गोरे चमड़े हीरो होगा, और वो गोरे चमड़े पूरे देश को बचाएगा। बुरी तरह हारा था वियतनाम में, जी, लेकिन वियतनाम वॉर के ऊपर जितने फिल्म बना, सब के सब की अमेरिकन गोरे चमड़े की सेलिब्रेशन हुआ है हर जगह पे। आप इंडिपेंडेंस डे देख लीजिए, जो 4 तारीख को लोग सेलिब्रेट करेंगे। जी, इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाइट्स, क्योंकि अमेरिका एक औपनिवेशिक जगह है। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो रेड इंडियंस, आज कहाँ है वो लोग मालूम नहीं। उनकी जमीन चले गए, उनकी सारी ह्यूमन राइट चले गए, सेलिब्रेट कर रहे कुछ गोरे चमड़े अपने इंडिपेंडेंस की। कितनी बड़ी फैलेसी, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी में एक सोसाइटी जीते हैं। तो राज कपूर ने जो बात की ना, ये हॉलीवुड की जो सोच था, जो अमेरिकन कॉलोनियलिस्ट ने बनाया था, उसी को आपकी तरफ यहाँ as a डाल दिया था। Bollywood मतलब आप project सोचिए कर कि आपका एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन को एक गलत डेफिनेशन से आपको हिप्नोटाइज कर, यही दैट इज द वर्ड, दैट इज द वे लेफ्टिस्ट वर्क। रहे हैं। Yes, sir. आपकी हक को जानने नहीं देगा ये लोग। आपको जो राइट्स है, वो राइट्स आपको जानने नहीं देगा। आपको जब एंटरटेनमेंट होगा, वो नाचा गाना करके आपको उलझा के आपको रात को घर ले जाकर सुला देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर स्ट्रगल में जाएंगे। एक दौर आया सिनेमा की, जैसे जिस दौर की सिनेमा मैं मानता हूं मेरा केरला स्टोरी, लोग इतनी भर भर के, लोग आंसू से अपने सेलिब्रेशन किए, एक सच्चाई को उन लोगों ने देखा है थ्रू देयर टीयर्स। एंड मुझे लगता है कि हमारी देश के साथ ये विडंबना है, ये हमारी देश के साथ एक
बहुत बड़ा गलत चीजें हो गया। ये 1947 से लेके जो जो दौर आया था, एक इस्लामो लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी की जो दौर था, वो दौर हमारी सोचने की बैकबोन को, रीढ़ को तोड़ दिया। आप जाके हम सोचने लगे हैं कि सच्चाई की पोजीशन क्या है, और सच्चाई जो है ना, वो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है इंसानों के लिए। आपको सोचेंगे, आपको आज भी केरला स्टोरी लेके बातें होता है। आप सोचिए 2 साल फिल्म रिलीज होते हुए, 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मैं और कोई भी फिल्म बनाऊं, लोग केरला स्टोरी से सुदीप्तो को याद करता है, इसलिए कि वो एक ऐसा था, लोगों ने एंटरटेनमेंट के 100% एंटरटेन्ड हुए थ्रू द रियलिज्म, Yes, sir. एंड दैट इज व्हाट इज द कमिटमेंट एंड मोटिव ऑफ आर्ट। ये डिफिनेशन ना आप बनाए, ना मैं बनाया, ना नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बनाया। वो आर्ट आपको ये सिखाता है, जो आपकी जिंदगी की कहानी है, जिंदगी की जो सच्चाई है, वो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। Yes, sir. Sir, जो ground level. आप सोचिए ना, जी, आप डॉक्टरेट किए हैं किस सब्जेक्ट में? sir, zoology. जूलॉजी में। मैं फिजिक्स लेके पढ़ा। आज मैं भूल गया कि मुझे मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो थ्योरीज पढ़ाया गया था, ये लॉ वो लॉ, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर जो कहानी बोला था ना, एक राजा था एक रानी थी, वो मैं भूला नहीं, क्योंकि द टेपेस्ट्री ऑफ द स्टोरीज व्हिच हेल्प मी टू ग्रो अप, दोज आर द रियल इंसिडेंसेस। तो वी आर द बेस्ट स्टोरी टेलर, वी आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन एक मिलियू क्रिएट किया गया कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, भगवान बना के भेज देता है सिनेमा, म्यूजिक वो लोग बड़े लोग होते हैं, तुम ना, वो तुम्हें आके जो बोलेगा वो सुन लेना, जाके सो जाना। आपकी जिंदगी और वो जिंदगी अलग है। नहीं, एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी से क्रिएट होता है और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सर। Sir, as you said, cinema is the mirror image of the society and films can be used as political ऑफ tools. कोर्स यस। पर सर ऐसा क्यों है कि नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से अगर हम देखें तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो घटनाएं होती हैं वे अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया और सिनेमा से गायब रहती हैं। सर आपको नहीं लगता कि इस तरह से तो भारतीय सिनेमा से भारतीयता ही धीरे धीरे गायब हो बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल, ये सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं, ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न बहुत सोचे समझे हमारी देश में थोपा गया, बहुत सोचे समझे। म्यूजिक, ये देश में दुनिया को म्यूजिक हमने सिखाया, सारेगामा पाधानीसा और डोले मीफा सोलाटी, ये हमने सिखाया दुनिया को। जी सर। वेस्टर्न क्लासिकल के इतिहास में जाइए, 3000 3,500 साल पुराना इतिहास आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं है वेस्टर्न क्लासिकल की। और आज इस वक्त रिसर्च चल रहा है, छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 8000 साल पुराना एम्फी थिएटर मिला है, जंगल के अंदर। जी। मतलब हमारी देश में ये जो शाम गान गाया जाता था, मैंने गया था, ये हिमालय में एक जगह है शतोपंथ, केदारनाथ टेम्पल से 16 किलोमीटर दूर, सॉरी 76 किलोमीटर और आगे, जहाँ पे नेचर से म्यूजिक क्रिएट होता है, और वहां पे आप बैठे रहेंगे ना, आपको एक्चुअली शास्त्रीय संगीत सुनने को मिलेगा। उसकी एक जियोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि हिमालय बहुत एक बहुत ही फ्रेजाइल न्यू माउंटेन रेंज है, जो जहाँ पे अभी भी वो टूट रहा है, बन रहा है, तो उससे नेचर से म्यूजिक क्रिएट होता है। तो आप ये सोचिए कि ये जो म्यूजिक आज तक, अभी तक हमने अगर ऋग्वेद सामवेद की प्रूफ मिला है, वो 8-8,500 साल पुराना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे में ही हमारी म्यूजिक 5000 साल ज्यादा पुराने हैं वेस्टर्न क्लासिकल से। आप सोचिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत नाम के बसते रह गए। आप अभी मीका सिंह का गाना सुनेंगे और हनी सिंह का गाना सुनेंगे, ये हमारी देश की एग्जिस्टेंस में कहाँ रहता है। लेकिन आप देखिए 90 मिलियन 100 मिलियन उसकी व्यूज चलता है, उसकी में ये सब्सक्रिप्शन चलता है। ये गलती हनी सिंह या मीका सिंह की नहीं है, ये गलती हमारी है, हमने दे नहीं पाए समाज को, हम बह गए। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो साजिश था हमारे देश को कॉलोनी, क्योंकि हमारे देश को लोग इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 140 करोड़ के लोग हैं, मतलब 140 करोड़ लोगों की पेट पड़ना है, दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा, मतलब आज आप थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल सर। तो
ये साजिश जो था हमारे देश के खिलाफ, ये साजिश था कि हमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनकी वो बना के रख दो, उनके ऊपर डिपेंडेंट कर दो। आपकी एंटरटेनमेंट जो हॉलीवुड बोलेगा वो होगा। आप मिडिल क्लास के घर में आप जाएंगे, गेस्ट आता है, बच्चा को बोलते बेटा वो ढिंका चिका डांस करके दिखाओ अंकल को। तो आप सोचिए कि हमारी इंटेलेक्चुअली हम कितनी कितनी गिर चुके हैं, कितनी एक 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 इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुका है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं वो क्लासिकल एज पे बिलोंग नहीं करता। स्टिल मेरी बंगाली फैमिलीज में अगर कोई गेस्ट आते थे, घर की बच्चा हो या बच्ची हो, वो एक रविंद्रनाथ टैगोर का गाना सुनाते थे। जी सर। बेटा गाना गा दो, तो रविंद्रनाथ टैगोर की या काजी नजरुल इस्लाम की गाना गाते थे। आज आप शहरी मिडिल क्लास में वो टिक्का चिक्का गाते हैं, या तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कोई मेरे लिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं है। मैं इसको एकदम ये नहीं देखता कि अरे चलो कर लिया। इट इज अ प्लान्ड फुली। हमारे देश को ऐसे बना चुके हैं हमने, एक 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 विकलांग बन चुका हो, हमारी खुद की सोच को मार दिया गया। मुझे ये लगा कि लास्ट 10-12 साल में एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी आने से ये सोचने को मैं सोच पा रहा हूं कि ऐसा तो हमारे देश के साथ लोगों को गलत नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता है, लेकिन अब जाके हमें कुछ एक जनरेशन आया है, उसको लग रहा है इसमें भारतीयता कहाँ है। तो ये एक शिफ्ट तो हुई है, बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन हुई नहीं। तो मुझे ये लगता है, मैं इतना आशावादी हूं कि ये सिचुएशन बदलेगा, क्योंकि लोग लेट से सही, लेकिन we started, this process has started, that much I can tell you. So सीमा सुरक्षा को इंडेंजर्ड करना, उसको vulnerable बनाना, ये भी एक साजिश है। जी। आप सोच लीजिए, केरला मतलब नॉर्थ केरला, केरला एक लंबा सा स्टेट है, 450 किलोमीटर लंबाई में। केरला के बारे में एक नैरेटिव है, गॉड जोन कंट्री, ग्रीन, लाश ग्रीन, ये लैंडस्केप, बैक वाटर, हाईएस्ट लिटरेसी। लेकिन केरला का सच्चाई मैं बोलूं, और वो सच्चाई बोलूंगा तो केरल मतलब सब मिलके मुझे मारने आएंगे। ये जो केरला आपको दिखाया जाता है, वो केरला का साउथ केरला दिखाया जाता है, जी। कोची से लेकर त्रिवेंद्रम तक। कोची से ऊपर नॉर्थ में जहां पे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जीतने के लिए जाते हैं, वेनाड, वेनाड हो गया, मल्लापुरम हो गया, कोइकोर हो गया, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करता है, उसकी फोटो नहीं दिखाता है। हर जगह पे सिर्फ ये पोर्शन। वो जगह क्यों? क्योंकि वो जगह इज द आईसिस की हॉटबेड है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की हॉटबेड है। मेरे ऊपर उनकी गुस्सा ये है कि पहले बार मैंने ये चीजों को उजागर किया मेरी फिल्म में। मैं आपको बता दूं, मुझे कोई इस देश के इतिहास में है कि हिंदू मुसलमान साथ में रहे। ये देश हिंदू देश था और है भी, क्योंकि मेजोरिटी हिंदू था। प्रैक्टिस इवन इस्लाम मुस्लिम्स हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। केरला में भी सिचुएशन था, लेकिन आज की रियलिटी ये है, आप कोइकोर जो कालीकट शहर है, वहां से नॉर्थ की एंड में कसरगोड तक 250-300 किलोमीटर आप बाई रोड जर्नी कर लीजिए, एक भी महिला नहीं मिलेगा विदाउट हिजाब, नहीं मिलेगा। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ। मेरी प्रोड्यूसर, केरला स्टोरी की प्रोड्यूसर मुझे बोला था, सुदीप तो दादा आप एग्जैजरेट करके बोल रहे हो। मैं उनको ले जाके प्रूफ करके दिया। केरला में रियलिटी ये है कि केरला में कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो यूथ है केरला की, उनके पास नौकरी नहीं है, सब अरब कंट्रीज में जाके नौकरी करते हैं। सबसे ज्यादा कम्युनिटी वाइज अगर डिवीजन है दुबई में और अरब कंट्रीज में, सारे मलयाली। सर आल्सो एयरपोर्ट्स भी काफी ज्यादा है। अभी मैं वही पॉइंट बोलने वाला था। पूरे यूपी में 4 इंटरनेशनल है एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन केरला में 4+1। क्या होता है वहां पे? कौन आता है? क्या बिजनेस होता है वहां पे? कौन सी कार्गो शिप उतरता है वहां पे? किसी की कोई हिसाब नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि केरला की उजागर करने वाले जो सच को बोलने की जो मौका मिलता है, अब वो मौका मिला है आफ्टर केरला स्टोरी। तो मैं मुझे ये लगता है कि
ये जो माइंडसेट केरला के बारे में एक हवा क्रिएट किया गया था, हाईएस्ट ह्यूमन इंडेक्स, हाईएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट लीस्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी, लीस्ट फीमेल फिटिसाइड्स किलिंग, ये जो एक हवा बना के रखा गया था, केरला स्टोरी quite a large extent has destroyed this myth. Yes, sir. So for sure. that is what is the, like for example, I can tell about my film. There are many other filmmakers who are working, like Bastar. Nobody knew what is going on in the jungle of Bastar. First time people come to know that this is the situation in the horrific situation. This 15 to 20 million tribals living with, and that is giving birth of religious conversion. Christian missionaries are so active there. Same in Malkangiri in Orissa, Kalahandi, Koraput in Orissa, in Maharashtra. So देश की प्रॉब्लम्स, हर देश में प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम्स को एनकैश करके इस देश के खिलाफ एक साजिश रचना, ये सिनेमा का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था। वो साजिश के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई सारे फिल्म बना, लेकिन nobody spoke about the vulnerability of North East. Yes. And nobody knew of in my country that North East is so volatile. आप जाके थोड़ा सा शांत हुई है। सर ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स पे कभी डिस्कशन नहीं कभी सिनेमा का जो रोल होना चाहिए था, जो अमेरिका बड़ी प्लानफुली की है, जो यूरोपियन सिनेमा प्लानफुली की है, हमारे देश में एक नैरेटिव फैला गया था कि सिनेमा इज फॉर एंटरटेनमेंट, सच्चाई देखने का जगह ही वो नहीं है, उसके लिए पॉलिटिक्स करो। एंड हमारी पॉलिटिशियन उस ट्रैप में आ गए। एंड लास्ट 75 साल की हिस्ट्री देखिए, एक भी सिनेमा इंडियन, बहुत ही सत्यजीत रे, मृणाल सेन, अदुर गोपाल कृष्णन, श्याम बेनेगल, 4-5 डायरेक्टर छोड़ के किसी की फिल्म दुनिया में कभी मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि एक आर्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें जमीन की मिट्टी की खुशबू होता है। वो मिट्टी की खुशबू की बाहर कोई सिनेमा, कोई आर्ट नहीं होता है, सिनेमा नहीं होता है। जस्ट देखिए ईरान की सिनेमा, ईरान में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है, लोग सिनेमा नहीं देख पाते, बैन है, लेकिन ईरानियन सिनेमा दुनिया में सबसे पॉपुलर है। मतलब 1-2 करोड़ 3 करोड़ में बनाया हुआ फिल्म 100 करोड़ रुपया कमा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि लोगों को मिट्टी की खुशबू मिलता है उस तरह से। बिल्कुल सर आपने केरला का विस्तार से जिक्र किया। भारत के जो दूसरे भी पूर्वी उत्तर इलाके हैं या बंगाल है, बंगाल में तो आपका जन्म भी रहा है, या फिर हम बात करें बॉर्डर एरियाज की, तो ऐसा क्यों है कि जो भी वहाँ पर घटनाएं होती हैं वो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, रिलीजन कन्वर्जन, तो और साथ ही में बहुत मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं। आप इन बदलावों को किस तरह से देखते हैं? ये ना मुझे ये लगता है, मुझे मतलब मैं कई बार इसके बारे में सोचने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कालाहांडी कोरापुट में उड़ीसा की शूटिंग के दौरान गया था, बहुत पुरानी बातें हैं, एंड 90s 2001 में। कालाहांडी कोरापुट आप जानते हैं इंडिया की सबसे गरीब स्टेट है, जहाँ पे बहुत फेमस सारे इंसिडेंसेस हुई थी। एक माँ 55 रुपया में अपने बेटी को शायद बेच दिया था, पांच पूंजी नाम से, तो दुनिया में मशहूर हो गया था इंसिडेंस। तो पहाड़ के ऊपर रहते हैं ये ट्राइब्स, गरीब लोग, वहां पे खेती बाड़ी बहुत कम होता है। और नियरेस्ट शहर भवानी भटनागर के एक शहर है, वहां पे है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब रेशन शॉप, जहां पे हफ्ता में एक दिन वो आएगा, रेशन आएगा, चावल आएगा, दाल आएगा, चीनी आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जिस दिन वो आएगा, मान लीजिए बुधवार को वो आएगा, तो गांव के लोग तो गांव खेती में ये जंगलों में काम करते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग है ना, वो लोग वहां से चलेंगे, सोमवार को चलेंगे, रात को रास्ते में रहेंगे, नेक्स्ट डे फिर चलेंगे। जब बुधवार सुबह पहुंचेंगे, वहां पे देखेगा कि वो ट्रक आया ही नहीं, क्योंकि बड़े भुवनेश्वर से आते आते वो खत्म हो चुका है। और आया भी, वो चावल सड़े हुए चावल होगा जो खाने लायक नहीं होगा, सड़े हुए चीनी होगा जिसमें खाने लायक नहीं होगा। तो वो लोग, कई इंसिडेंट्स हुई है, वो बुजुर्ग लोग वहीं पे मर गए,
खाने को नहीं मिला था, मर गए। वहां पे चर्च बनाया, कितना इंटरेस्टिंग बात है, वहां पे मिशनरीज ने चर्च बनाया। वो जो लोग आते थे ना बुजुर्ग, एक रात दो रात उनको रहना है, क्योंकि नेक्स्ट जब पीडीएस का ट्रक आएगा वो है थर्सडे को, फ्राइडे को, तो क्या वापस चला जाएगा? वो लोग वेट करेगा 2 दिन आसमान के, खुले आसमान के नीचे, बारिश में, गर्मी में। तो इन लोगों को चर्च में रहने की जगह देना रहता था। और क्या करेगा जब उनकी दवाई पहुंचाएगा, खाना पहुंचाएगा, कन्वर्शन ऑटोमेटिकली होगा। तो ये जो 50-60 साल जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो राज था ना, जो ये लोग गवर्न करते थे, इन लोग समझे ही नहीं कि इस देश की बुनियादी जरूरतें क्या है। कन्वर्शन लोग अपने मन से नहीं करता है, मजबूरी में करता है। इसलिए मैं मेरी फिल्म में लाभजियात शब्द यूज नहीं किया। सर समटाइम्स इट इज ब्रेन मैं इसको मैनिपुलेटिव कन्वर्शन जी। बोलते हैं, समटाइम नहीं, इट वाज मैनिपुलेटिव कन्वर्शन, एवरी टाइम इट इज। हमारे देश में अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया इतनी सेंसिटिव हो चुका है, किसी को फोर्स करके तो कन्वर्ट नहीं कराएगा। देयर इज नो फोर्स कन्वर्शन, इट इज ऑल मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। अपनी वीकनेस को मैं यूटिलाइज करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपकी भगवान राम, भगवान कहां से हुआ? वो तो अपनी बीवी को बचा नहीं पाए, हनुमान को लेके जाना पड़ा बीवी को बचाने के लिए, जो मेरी फिल्म में मैंने बात की। जी जी। और श्री कृष्ण, वो तो ह्यूमनाइजेड थे, वो कहां से भगवान हो गए? ये जो स्टाइल है ना, आपकी वीकनेस को, और मैं क्या बोलूंगा, आप बुर्का पहनो, आपको कोई लोग आपके बुरी नजर पे नहीं देखेगा। बुर्का पहनी हुई लड़कियों के साथ रेप नहीं होता है। ये जो अपरेंट ट्रुथ को ये लोगों ने मैनिपुलेट किया है ना, तो क्या होगा? एक लड़की, एक मुस्लिम बच्चे, पहले माँ बाप नहीं बोलता है, पहले अल्लाह बोलता है। तो उसको जन्म से ये हर फ्राइडे को उसको नमाज पढ़ना मैंडेटरी है। और उनको ये बोल दिया गया है कि अगर अल्लाह को नहीं मानोगे आप इसमें जाओगे, दोजख में जाओगे। और दोजख इतना खतरनाक है, वहां पे 72 फीट एक कुआं है जिसमें आग है, आपको उसमें टांग दिया जाएगा, जैसे तंदूरी बनता है ऐसे टांग दिया जाएगा। अब जितने अल्लाह को डिफाई किया उतने दिन से आप जलोगे वहां पे। तो आप सोचिए, आपकी सपोर्ट सिस्टम में राम जी है, लेकिन राम का तो पता चल गया, राम तो खुद ही अपनी बीवी को सपोर्ट सेव नहीं करते। और बुर्का पहनो तो कितना सेफ फील करोगे, आपके साथ कोई बुरे काम नहीं होगा, बुरे नजर में कोई नहीं देखेगा। तो ये जो मैनिपुलेटिव सिस्टम है ना, ये सिस्टम में आप 10 दिन में ब्रेक करेंगे, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 15 दिन में ब्रेक करेंगे। ब्रेक तो होना ही है, एक दिन ना एक दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई यार ये तो सच है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको हैमर किया जाएगा कि आपका सिस्टम कितना खराब है, मेरा सिस्टम कितना अच्छा है। एक दिन आप ब्रेक कर लोगे, एंड दैट इज हाउ एवरी कन्वर्शन इज मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। आज के तारीख में जैसे अफ्रीका में देखो ना आप, दुनिया में सबसे ज्यादा मैंगनीज बनता है कांगो में, लेकिन कांगो में दुनिया में सबसे कम मोबाइल फोन है, मैंगनीज से कम मोबाइल फोन बनता है जी। सबसे कम मोबाइल फोन यूज करते हैं कांगो के लोग। आप अफ्रीका को जिस तरह सारे कॉलोनियल फोर्स छोड़ के आ गए, कौन कौन था? पुर्तगाल था, फ्रांस था, जर्मनी था, सब आ गए। लेकिन अफ्रीका की हर देश को इतनी ज्यादा डिपेंडेंट करके छोड़ा है कि एक दाना चावल के लिए भी, एक दाना गेहूं के लिए भी उनको उनकी तरफ, उनके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये नियो कॉलोनियलिज्म के चक्कर में हमारी जैसे देश बहुत जल्दी फंस जाता है, क्योंकि हमारी देश मल्टीकल्चरल है। यहाँ पे 1 रुपया कमाने वाले से लेकर 1 करोड़ रुपया कमाने वाले बगल बगल में रहते हैं, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है, तो हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। तो अब सीमा में लड़ाई से पहले अंदरूनी लड़ाई ज्यादा होता है जी। आपके खिलाफ। आपको अंदर से ऐसे कर देंगे कि आपको बॉर्डर की लड़ाई की, कोई बॉर्डर में लड़ाई करने की जरूरत है कम होगा। जो बॉर्डर की लड़ाई की पर्पस है, वो पर्पस अंदर में सर्व हुए जा रहा है, देश को इंस्टेबल करना। सर क्या रिलीजन कन्वर्जन जो है वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो ये मेरी पॉइंट नहीं है। 2012 2014 में शायद, मैं राइट मतलब याद नहीं है, केरला का चीफ मिनिस्टर जो
सीपीएम की सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे वीएस अच्युतानंदन, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था केरला अगले 20 साल में अगले 10 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये मैं नहीं कहा, कोई आरएसएस बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा, कोई कांग्रेसी लीडर ने नहीं कहा, जो सीपीएम के लीडर ने कहा। और वो एक मतलब पेट्रियट थे सीपीएम की पॉलिटिक्स की। उनकी कहने के पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में आता है जी कि आईसिस बन जाएगा एक देश। केरला में मैं कई जगह पे गए जहां पे शरिया लॉ चलता है, लड़कियां अकेली नहीं घर से निकल सकते, सर बुर्खा के बिना बाहर नहीं जा सकते, नॉर्मल स्कूल बंद हो गया, वहां पे मदरसा चलता है, सारे टेलीविजन चैनल नहीं चलता है वहां पे सिर्फ काबा से जो टेलीकास्ट होता है वो चलता है। और ये इसमें है, हमारे देश में अब भी इस वक्त चल रहा है। तो आपको पहले राजा राजाओं की तरह आपको जमीन हड़पने की जरूरत नहीं होता है। आपको अगर साइकोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली डिपेंडेंट कर दिया जाए तो आप लड़ाई ऐसी जीत गए ना। तो ये जो कंसेप्ट है सीमा सुरक्षा, ये सीमा सुरक्षा आजकल थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले इशू है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट पॉलिटिक्स, राइट पॉलिसीज, राइट आइडियोलॉजी अगर नहीं रहेगा तो ये देश नहीं है, देश सर नहीं रहेगा। जैसे कि आपने बात की इंटरनल सेटअप के बारे में, तो जो हमारा इंडियन कल्चर है या आपने म्यूजिक का भी जिक्र किया, तो सर क्या जो हमारा कल्चरल सिक्योरिटी है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ एसोसिएटेड है एब्सोल्युटली, और कल्चरल अवेयरनेस आल्सो फॉर दैट मैटर? एब्सोल्युटली। अगर हम अपना कल्चर बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिक्योरिटी सिर्फ बंदूक से नहीं आता है ना, जी बिल्कुल ना एग्रेशन बंदूक से आता है, वो इंसानों के दिमाग से आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे घर की कहानी बताऊं। एक घर में कोई जब नया एक बच्चे का जन्म होता है, 3 महीने उम्र से उनको फेरेक्स सेरेलैक सब खिलाना पड़ता है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर देता है, फेरेक्स खिलाना है, सेरेलैक खिलाना है। और अगर आप फेरेक्स सेरेलैक नहीं खिलाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बच्चा बड़े नहीं होगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा। लेकिन मैं तो मेरी बचपन में फेरेक्स सेरेलैक नहीं खाए थे। आप सोचिए मल्टीनेशनल कंपनी कैसे आपकी सोच को मैनिपुलेट कर चुका है कि आपकी बच्चा बाहर खेलने गए, घर वापस आए थके हुए, वो जो थक गया वो बीमारी है, तो आपको ग्लूकोज खाना है, बच्चे की पानी में ग्लूकोज देना है। अरे बच्चा खेलने जाएगा, वो थकेगा, आके फिर ऊर्जा वो लेगा। तो आप 2 चम्मच चीनी पानी पिलाने से उसके खर्चा आता है 50-60 पैसा, 1 रुपया। और ग्लूकोज खरीदोगे आप 70 रुपया में 100 ग्राम ग्लूकोज, वो चीनी को पीस के ग्लूकोज बनाते हैं। बिल्कुल सर। तो आप सोचिए आपकी अनसाइंटिफिक माइंड, आप कैसे इन मल्टीनेशनल अमेरिका में बैठे हुए मल्टीनेशनल कंपनीज की स्लेव बन गए। हमारी घर में चावल लेते थे और दाल, मूंग दाल लेते, मसूर दाल लेते थे, उसको पानी में भिगोते थे, सुखाते थे एकदम ड्राई होने से वो ब्रिटल हो जाता है, और उसको पीसते थे, आसानी होती है। पीस के मिला के वो बच्चे को खिलाया जाता था। और वही करता है फेरेक्स सेरेलैक। एक बॉक्स, एक पैकेट ऑफ सेरेलैक कॉस्ट यू 400-500 रुपीज, और वो 10 रुपया में हो जाता है। ये हमारी देश की दिया हुआ टेक्नोलॉजी है, जो बचपन से, जो रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, सत्यन बोस जैसे दुनिया की मशहूर लोगों ने वो खा के बड़े हुए हैं। तो ये जो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ योर, आपकी फूड हैबिट, आपकी एंटरटेनमेंट की औजार, एंटरटेनमेंट की जो कंटेंट्स है, आपकी न्यूज मीडिया, आपकी सब कुछ, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है, वो सब कुछ को अगर वल्नरेबल कर दिया जाए, अगर उसको बाहर की देशों के हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया जाए, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान की वो चलेगा, हुकूमत चलेगा या चाइना की हुकूमत चलेगा। आप ऑलरेडी बिक चुके हो, आप ऑलरेडी जा चुके हो। बिल्कुल सर। ये तो नाम के वास्ते ये लोग आपकी दुश्मन है, नाम के वास्ते सीमा में लड़ाई कर रहा है,
उसको लड़ाई करने की हमारी जरूरत ही सोच नहीं पर है। कब्जा कर आपकी रहा है। सोच पे कब्जा कर लिया। जी सर। अब मशीन बन चुके हैं उनकी सोच की। सर क्या आपको कोई ऐसी घटना याद आती है जब किसी फिल्म मेकर ने नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई मूवी बनाई हो और कोई संवेदनशील घटना का वर्णन किया हो, लेकिन उसे सेंसर बोर्ड ने स्वीकृति ना दी? हाँ, या कभी आपके सामने ऐसी मेरी कोई मेरी फिल्म चुनौती के है? साथ ही हुआ ना, केरला स्टोरी। मुझे लगता है इंडिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर ये फिल्म था, और 2 महीना मुझे मेरी फिल्म सेंसर बोर्ड में पड़ा हुआ था। जी। आप सुन के हैरान होंगे, शायद हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम लगा सेंसर देने में। एक एक वर्ड, डायलॉग की एक एक वर्ड का प्रूफ मांगा हमसे। मतलब ऐसा कोई फिल्मों के साथ नहीं होता है कि डायलॉग की प्रूफ मांगते हैं। इतना एविडेंस बेस्ड तो सर कभी भी मैं नहीं है। लकीली मेरे पास कंटेंट था। मैंने 3 घंटे की वीडियो फुटेज और 210 पेज की प्रिंट मटेरियल सेंसर बोर्ड को दिया। एक एक डायलॉग को मैंने प्रूफ किया कि ये डायलॉग मेरी कोई कल्पना नहीं है। एक सीक्वेंस था, एक लड़की अपने फादर के ऊपर स्पीड करती है, आपने याद होगा वो जी जी सीक्वेंस, जी बिल्कुल। जिसमें मेरा इंटरवल होता है। उसको लेके इतनी बहस हुई, 3 बार मुझे 3 अलग-अलग लड़की की टेस्टिमनी देना पड़ा कि लड़की बोले हाँ मैंने मेरी पापा को थूका था। तो बात ये है कि सेंसर बोर्ड में अच्छा, उसके बाद तो मेरा कोर्ट केस चला। 23 कोर्ट केस हुई थी। लकीली ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सारे को कंपाउंड करके एक साथ उसकी वर्डिक्ट दिए थे। तो सेंसर बोर्ड में मुझे इसमें लड़ना पड़ा। मेरे बाद की फिल्म जो नेक्स्ट फिल्म बस्तर, उसमें भी इक्वल लड़ाई लड़ना पड़ा। तो क्या होता है ना, जो ट्रूथ होता है एक अनप्लेजेंट ट्रूथ होता है। वो अनप्लेजेंट ट्रूथ को ना हमारे देश, हमारी जैसे मैं कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को या ऑनेस्ट सोशल एक्टिविस्ट को मैं बोलता रहता हूँ, दे आर द मेन कल्प्रिट इस देश को इतने वल्नरेबल बनाने के लिए। क्योंकि सच बोलने के लिए आपको एक 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 एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। सच बोलना आसान काम नहीं है। वो सच बोलने के लिए जो ताकत चाहिए ना आपको, वो ताकत आपको ये देश से मिलते हैं, और आपकी ब्रिंगिंग अप के ऊपर से डिपेंड करता है उसको। क्योंकि सच बोलने की जो फॉलआउट है, वो फॉलआउट को समझना और हैंडल करना बहुत कठिन काम है, बिल्कुल क्योंकि ये सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता है। सर आपने कहा सच बोलने के लिए ताकत चाहिए बिल्कुल जैसे, बिल्कुल। तो सर आपने ऐसी मुद्दों पर फिल्में बनाई हैं जो हमारे राष्ट्र सुरक्षा के बारे में बात करती हैं। तो सर आपको ऐसा रहा कि आपको कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा हो या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो मेरा जिसने मेरा आपको मेरा मोटिवेट किया हो? एक मतलब फिजिकली मैं डिस्टर्ब हो गया था एक बार, लेकिन क्या है ना कि एज अ फिल्म मेकर मैंने चुना ये ये रास्ता। जैसे मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शाहराश्री सुब्रतो राय। मुझे बहुत बड़ा, मतलब केरला स्टोरी के बाद बहुत बड़ा पैसा, एक रकम मुझे ऑफर किया गया था ये फिल्म बनाने के लिए, उनकी लाइफ के ऊपर बायोपिक बनाने के लिए। तो मैंने जब हुआ अनाउंसमेंट हो गया फिल्म, लेकिन जब मैंने उसकी मटेरियल पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ा, देखा कि वो 100 मतलब आउट ऑफ 100 90% झूठ है। और जिस उस कैरेक्टर को, उसके जो कारनामे है, गलत कारनामे है, उसको लेपापोती करने के लिए फिल्म बनाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा रकम था मेरी रेमुनरेशन, मेरा पारिश्रमिक, उसको मना करना भी डिफिकल्ट था। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लेकिन मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं केरला स्टोरी और बस्तर मुझे जो ऊर्जा दी है ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सर हम तो मैं उम्मीद जाके उनको बोला, और मैं उन शाहराश्री अभी नहीं है, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग मेरी फोन में है। मैं उनको बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी वजह से 15,000 बच्चे सुसाइड किए, कम से कम 1.5-2 लाख फैमिली बर्बाद हो गए, और मैं, अगर मुझे ये सच बोलने की इजाजत आप देंगे तो मैं ये फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। और ये डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन मैंने किया, क्योंकि मुझे लगा कि सच की रास्ता बेटर है।
सर हम यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय सिनेमा को और आपके जैसे फिल्म निर्देशक मिले। सर आपकी एक मूवी आई थी बस्तर और वो 2010 में हुई जो नक्सलाइट इंसर्जेंसी थी उसको बखूबी दर्शाती है। तो सर मैं और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दोबारा से नक्सलाइट अटैक देखा गया। इसी बीच हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह का बयान आता है कि वो ये कहते हैं कि 2026 मार्च तक भारत में से नक्सलवाद को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो सर इन तीनों चीज़ों को 2010 में जो अटैक हुआ, फिर 2025 का और हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर, इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ जोड़कर कैसे देख पाते हैं? मैं एज अ फिल्म मेकर बात करूंगा। मैं पॉलिटिकल क्लास को भरोसा नहीं करता। हाँ, बस्तर में इतनी गलत पॉलिटिक्स हुई है जो बस्तर को जिंदा रखा, और क्यों जिंदा रखा वो भी मैंने बताया। लेकिन वेरी रिसेंटली अमित शाह जी की जो बयान था उसको भरोसा करने की थोड़ा सा कारण मुझे दिखता है, क्योंकि पहले बार ऐसा हुआ कि कोई देश की गृह मंत्री हर महीना उस जगह पे गए। जो पहले भी जितने भी सरकार आए सबने वही बात, मनमोहन सिंह ने बोला था कि इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है माओवाद, और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम रेडिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे बड़ा थ्रेट है जो मैं मानता हूँ माओइस्ट जी। माओइस्ट इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। मनमोहन सिंह ने बड़ी करेक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये जो माओइज्म का जो प्रॉब्लम है ना वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मुस्लिम आतंकवाद की तरह नहीं फिजिकल लड़ाई नहीं करता है, वो आपकी वैश्विक लड़ाई करता है। वो आपकी इकोनॉमी को खत्म कर देगा, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को खत्म कर देगा। वो बड़ा खतरनाक है। मतलब इस कमरे में हम 10 लोग अगर है तो उसमें से 3 लोग होगा जो उनकी एजेंट होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसको एक टर्मिनोलॉजी में कैद किया गया था अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत शब्द है, अर्बन माओइस्ट इज द बेटर शब्द, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। तो मुझे अमित शाह जी की बातों को लगता है कि एक पहला पॉलिटिशियन जो सीरियसली इस सब्जेक्ट को समझे है। लेकिन मैम आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो मुझे लगता है अमित शाह जी के पास अच्छे सलाहकार होंगे जो उनको फीडिंग देता होगा। ये जो जैसे मैंने बोला, जंगल में 12-15 हजार, अभी तो थोड़ा कम हो गया, 7-8 हजार बंदूक लेके यंग लड़के लड़की जंगल में, अबूझमार की जंगल में घूम रहा है। उसको खत्म करना बड़ी बात नहीं है। आज के तारीख में वो बंदूक लेके 10-12 हजार बच्चों को, यंग बच्चे ही बोलूंगा क्योंकि 30 सब 25 26 27 28 में है, ड्रोन आ गया, वो सब लेजर गाइडेड वो आ गया, उनको 1 साल 2 साल में तो खत्म हो जाएगा। ये नक्सलवाद का फेस खत्म हो गया। लेकिन जिनकी मन में घुसा हुआ है उसको कैसे मारेंगे? एक फिल्म आया था सरकार, अमिताभ बच्चन जी। उसमें एक उसका नाम था हेमंत नागरे, अमिताभ बच्चन का नाम था। तो दुबई से कुछ लोग आके उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो जो उनका अपोजिशन था उसने बोला था नागरे को तो मार दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है नागरे की सोच को मारना। जी। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कब मरेगा? क्योंकि नक्सलवाद के साथ जो इशू हुई ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, नक्सलवाद एक जेन्युइन कारण से बना। ये कोई भी सोशियोलॉजिस्ट, आप उसको कम्युनिस्ट बोले, उसको आप राइटिस्ट बोले, लेफ्टिस्ट बोले, कुछ भी बोले, एक जेन्युइन सोशल रीजन से नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुई, माओइस्ट मूवमेंट शुरू हुई, जो बस्तर में अभी जाके रुकी हुई है। और उसके साथ पॉलिटिक्स जुड़ा, अच्छा कॉन्कॉक्शन, अच्छा कॉकटेल बना। तो लोग रिबेल तो करेंगे। लोगों की अगर खाना टाइमली नहीं मिलेगा तो रिबेल तो करेगा। आपकी बच्चा भी करेगा, आपकी कोई भी बड़े बूढ़े सब करेगा। तो जो रियल कॉज से एक प्रॉब्लम पैदा हुई है, आप रियल कॉज को अगर खत्म ना करके ऊपरी वाला हिस्से को खत्म करोगे तो वो तो रह जाएगा। एक पेड़ को काटना मतलब उसको जड़ से उखाड़ना होगा। वो कितना होगा? क्योंकि अमित शाह जी जाके वो काम नहीं करेंगे। अमित शाह जी क्या करेंगे? वो जितने वहां पे फोर्स है, क्या उन्होंने क्या क्या किए? अभी बस्तर में 9 डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट की जो डीजी है, डीजी नहीं बोलते हैं, आईजी बोलते हैं, सब
30 साल से कम उम्र के लोगों को डाला वहां पे। अभी मैं बस्तर गया था, मतलब पिछले महीना बस्तर गया था, सारे यंग लड़के आ गए और सबके अंदर खून खोल रहा है। मतलब जो चीजें उन्होंने अपने देहरादून में आईएएस सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग वाला जो ऊर्जा वहां पे डाल दिया जाता है ना, तो उनको सबको बाहर आके लगता है कि अब तो मैं देश में क्रांति करूंगा। लेकिन वो जब सिस्टम में डाल देते हैं ना उसको, करप्शन, पॉलिटिशियंस की प्रेशर, वो ऊर्जा खत्म हो जाता है, तब वो रोज दिनचर्या काम करते रहते हैं। तो अमित शाह जी ने जो अच्छा काम किया है, उन्होंने वो स्पिरिटेड यूथ यंग लड़को लड़की को उठाया और छत्तीसगढ़ में डाल दिया। तो उसके अंदर देश की भला करने की एक वो है, तो वो पर्कुलेट हो रहा है छोटे छोटे गांव में। उनको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। जो बात हम लोग पहले से करते आए ना, कि जो सोशल इशू है उसको पॉलिटिकली हैंडल कर रहा है, और जो पॉलिटिकल इशू है उसको सोशली हैंडल कर रहा है, जी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं। बिल्कुल। तो अमित शाह जी ने, मुझे लगा इस बार जाके कि सीरियसली काम उन्होंने ये किया है कि यूथ एनर्जी आप पहुंच गया वहां पे, और यूथ एनर्जी के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मैं कम्युनिज्म को भी वही अब्राहमिक रिलीजियन की तरह मानता हूँ। एक किताब जो बोल दिया है उसके आगे नहीं वो लोग सोच सकते। तो एक डायनामिक एनर्जी जब एक स्टोइक एनर्जी को एनकाउंटर करता है, चंद दिनों की बात होती है, तो खत्म तो हो जाएगा प्राइमा फेसी। लेकिन असली लड़ाई वही जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हम फेस करते हैं, वही जो दिल्ली की पावर ब्रोकिंग में यूज करते हैं, जो सिस्टम में घुसे हुए हैं। 10 साल 12 साल की मोदी जी की सरकार भी उनको निकाल के नहीं ला पाए। मेरा एक मंत्री जी से बात हो रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, उन्होंने भी बोला, मंत्री जी जिनको नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने मुझे बोला कि सुदीप तो सिस्टम चलाते हम है, लेकिन क्या बोलते बोला था उन्होंने, सुंदर लाइन बोला था, लोग वो है, लोग हमारी है, सिस्टम उनकी है। तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये एक इतनी गहराई में घुस गए ना, ये आप देशद्रोह बोलिए, ये आप एंटी इंडिया एक एक आइडियोलॉजी बोलिए, बहुत गहराई में पहुंच गए। तो एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू द सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, चलिए बिकॉज सर, हमारे हम देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एक सिनर्जी चाहिए सोच की, अगर वही उलझे हुए हैं 10 चीजों पे, तो प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस कैसे करेंगे। चलें सर, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सच साबित हो। एब्सोल्युटली, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आने वाले समय में जो हमारे भारत के प्रथम गांव हैं और उनमें रहने वाले लोग, उनकी जो जीवन संघर्ष है, क्या आप उन पर कोई फिल्म बनाने की योजना में हैं? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। मुझे अच्छा लगता है रियल स्टोरी के ऊपर काम करना। सर, बस इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे सीमा संघोष पॉडकास्ट के व्यूअर्स के लिए कोई संदेश दें। संदेश देने के लिए मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं सीमा के बारे में मेरा यही कहना है कि सीमा का कोई जियोग्राफिकल डेफिनेशन तो होता नहीं है। सिर्फ ये सेव करना कि आपके बगल में जो खड़े हैं वो उनको इंश्योर करो, डिजार्म करो उनकी सोच से, उनकी भावनाओं से, और उसके लिए इस देश को, हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, इस देश की परंपरा को जानना बहुत जरूरी है। मतलब आपको, मुझे नहीं लगता, भारत माता की जय, डेफिनेटली इट इन्फ्यूज एनर्जी इन योर माइंड, Indeed, sir. but beyond that also you have so many things to do for this country, for truth, you have to stand for the truth। आपको बिना झिझक ऐसे अनप्लीजेंट ट्रुथ को बोलना पड़ेगा, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह हैंडल करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक इंसान को एक्टिविस्ट बनना बहुत जरूरी है। वो आप करेंगे और उसके बाद मैं करूंगा, देखते हैं आप सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। उसमें तो सर बहुत वक्त चाहिए। हाँ, तो उसके लिए, लेकिन अच्छी बात ये मुझे ये लगता है कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। लास्ट 8-10 साल से लोग डर नहीं रहा है ये सच बोलने के लिए।
ये एक सोशल चेंज हुई है। और आपने सही बोला, इसको और लार्जर एस्पेक्ट में ले जाने के लिए हम लोगों की सिनेमा, म्यूजिक, इन सब की, जैसे मैंने बोला, आप साइंस, टेक्नोलॉजी, सोच, पॉजिटिविटी को हम शर्ट की तरह यूज करते हैं। जरूरत पड़ता है तो पहन लेते हैं, और जो नहीं पहनता तो खोल के रख देते हैं। मेरी घर में कुछ हो, लेकिन बाहर में जाके मैं बड़े प्रोग्रेसिव बनूंगा, लेकिन घर में आके बच्चों को कॉम्प्लान खिलाऊंगा और हॉर्लिक्स खिलाऊंगा ताकि बच्चा ज्यादा लंबा हो जाए। इस तरह की अनसाइंटिफिक माइंडसेट लेके अब बाहर में जाके कुछ भी बोलिए, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। सो हम खुद की अ, बदलाव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लार्जर होलिस्टिक सुंदर सोसाइटी की जरूरत है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सर। सिनेमा सोच बदलने का माध्यम या सच छुपाने का पर्दा? डेफिनेटली सोच को जागरूक करने के लिए एक माध्यम है। केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाना क्रिएटिव चैलेंज या वैचारिक जिम्मेदारी? बहुत सारी जिम्मेदारी। भारत की सबसे संवेदनशील सीमा पश्चिमी, पूर्वोत्तर या अंदरूनी विचारधारा? अंदरूनी विचारधारा। एक शब्द में डेमोग्राफिक इन्वेजन को आप क्या कहेंगे? मिथक, सत्य या खतरा? अ, दोनों सत्य भी है और खतरा भी है। जनसंख्या असंतुलन फिल्म का विषय होना चाहिए या राजनीतिक बहस का हिस्सा? ना, सिनेमा का विषय होना चाहिए। आपके मुताबिक अगली बड़ी फिल्म किस पर होनी चाहिए? लव जिहाद, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन या मीडिया नैरेटिव वॉर? मीडिया नैरेटिव। क्या एक फिल्म राष्ट्रीय सुरक्षा को इतना प्रभावित कर सकती है जितना कि एक नीति? एक फिल्म हाँ या ना? फिल्म का रोल बहुत बड़ा है राष्ट्र नीतियों से। अगर भारत की सीमाओं पर एक वेब सीरीज बनाए तो उसका टाइटल क्या होगा? स्वाभिमान। एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो अब तक आपने नहीं बनाया और बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो बॉर्डर में जो भारत की पार्टीशन हुआ था, मैं बंगाल से हूं और मेरी जन्म भारतवर्ष में हुआ था, लेकिन मेरी माँ बाप की शादी हुई थी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान। और 15 अगस्त को 14 अगस्त और 15 अगस्त की बीच में जब पाकिस्तान की फ्लैग उठ रहा था, तब मेरी माँ बाप इस देश में आ गए थे। तो मुझे लगता है पार्टीशन की जो बोझ है ना, वो बोझ हमारे देश में बहुत भारी है। तो पार्टीशन के ऊपर कोई फिल्म बनाना चाहूंगा मैं। मोर पावर टू यू सर, और thank you so उम्मीद है much. कि हमारे व्यूवर्स इन बातों पर अमल जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट।